प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद में हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले अदालती इस्लाहात बिल सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने और जस्टिस मज़ाहिर को बेंच से अलग करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सियासी लोग इंसाफ नहीं मनपसंद फैसले चाहते हैं। सियासत ने अदालती कार्रवाई को गंदा कर दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के सख्त रिमार्क्स, पार्लियामेंट से कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब, समात 8 मई तक मुलतवी। इसके अलावा बात करेंगे ख्वाजा आसिफ ने सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई का रिकॉर्ड मांगने का मुतालबा कर दिया। मौजूदा चीफ जस्टिस पर तनकीद, पंचायत करने वालों को अपना मसला हल कराने का मशवरा, माजी में फौजी डिक्टेटर्स का साथ देने पर शर्मिंदगी का इजहार, डिक्टेटर्स की हिमायत करने वाले जजेस के खिलाफ मुकदमात शुरू करने का मुतालबा कर दिया। इसके अलावा बात करेंगे पेट्रोलियम कमेटी इजलास, वजीर मुमलिकत की अदम हाजिरी पर अरकान कमेटी और सेक्रेटरी पेट्रोलियम में झगड़ा, अरकान ने कमेटी इजलास का बायकॉट कर दिया। हम ब्यूरोक्रेट्स यहां बेइज्जती कराने के लिए नहीं आते, सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने अरकान कमेटी पर चढ़ाई कर दी। झगड़े की वजह क्या बनी, मुसद्दिक मलिक कमेटी क्यों ना आए, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे इस्तेहकाक कमेटी इजलास, सफारतकारों की ओवरसीज पाकिस्तानियों से हद तक आमेज सलूक पर कमेटी अरकान फट पड़े। चेयरमैन सीडीए के रवैये पर रमेश लाल सीखपा, सेनेट सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉयज को ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने अरकान पार्लियामेंट को भी लूट लिया। रकम लेकर गायब, प्लॉट 20 साल बाद भी ना मिले। आज कमेटी में हुआ इसके कोशिश करेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे गेस्ट, सीनियर सियासतदान और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमाद अजहर हमारे साथ मौजूद हैं। उनको वेलकम करेंगे शो पे। अस्सलाम वालेकुम हमाद अजहर साहब। हमाद अजहर साहब, आपको आवाज आ रही है? हमाद अजहर से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। सर, हमाद अजहर साहब हमारे साथ मौजूद है और जो सबसे इंपॉर्टेंट रेलिवेंट इस वक्त बात पूछने वाली है, मुज़ाकरात का अहम तरीन राउंड चल रहा है। अब एवरीवन इज लुकिंग एट दीज, ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं कि ये किसी हतमी नतीजे तक पहुंचते हैं। सुबह तक कुछ ऐसे मामलात दिखाई दे रहे थे कि शायद कोई कंसेंसस बिल्ड हो जाए दोनों तरफ से जो बातें सामने आई थी, लेकिन आफ्टर 12 o'clock और ये एक के बाद जो सिचुएशन डेवलप हुई तो फिर लग रहा है कि जैसे कुछ निकलेगा नहीं इनसे। क्या आपकी क्या राय है? मेरा ख्याल है दोनों साइड्स को पता है कि इसका नतीजा जो है ना शायद वो ना निकाल सकें। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर बड़ी अहम बात की है कि सियासतदान जो अपने मनपसंद फैसले चाहते हैं। साफ ज़रा PTI की अपनी एक ये उसकी फैसले की तवक्को है, बल्कि फैसले की क्या तवक्को है, वो तो फैसला आ चुका है कि 14 मई को इलेक्शन करवाएं, उसकी एग्जीक्यूशन होनी चाहिए। हुकूमत जो है वो ऑलरेडी भागी हुई है कि हम इलेक्शन नहीं कराना चाहते। जी मेरी उनसे करें, बाद में तो बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हमाद अजहर साहब। जी वालेकुम सलाम जी। अच्छा हमाद अजहर साहब, सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्या लगता है नतीजा खेज होंगे, इसका कोई नतीजा निकलेगा? देखिए, मुज़ाकरात में जो हमारी शख्सियात इन्वॉल्व हैं वो तो यही वापस रिपोर्ट कर रही हैं कि हुकूमत किसी न किसी तरीके से इलेक्शन से फरार इख्तियार करने की और डिलेइंग टैक्टिक्स की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है। और लग रहा है कि बड़े प्रेशर में है। जो अरकान सामने बैठे होते हैं मुज़ाकराती टीम के, उनकी शायद अपनी राय मुख्तलिफ होती है, लेकिन जो पीछे से उन्हें अहकामात आ रहे होते हैं वो जरा मुख्तलिफ होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में तो आइन की भी पासदारी और जमहूरियत की बेहतरी के लिए तो फिर माहौल नहीं बन सकेगा। अच्छा, कौन नहीं करने दे रहा इन मुज़ाकरात को पास? मतलब जो एक फवाद चौधरी साहब की भी इंपॉर्टेंट इस बारे में रिमार्क्स थे, वो ये कह रहे थे कि जो मरियम नवाज ग्रुप है वो मुज़ाकरात के हक में नहीं है। तो कोई इस किस्म की इंटरवेंशन फील हो रही है या किसी और तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, लग ऐसे ही रहा है कि जैसे नवाज शरीफ साहब का जो ग्रुप है नून लीग के अंदर, वो शायद ये चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से इमरान खान ना इक़्तिदार में आए, बेशक जमहूरियत पटरी से उतर जाए, बेशक आइन जो है वो पामाल हो जाए और उसकी धज्जियां उड़ जाएं। उनके शायद इंटरेस्ट में या उनकी नफरत में इस वक्त जो है वो ये बात नहीं आ रही कि आइन जो होता है वो तो हर हालत में, चाहे आपको अगला बंदा पसंद हो या ना पसंद हो, जो पॉपुलर हो, इलेक्शंस को तो आप इन कन्वीनियंसेस के और इन लाइक्स और डिसलाइक्स के ऊपर नहीं डिले कर सकते ना। लेकिन फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि वो जो मरियम नवाज साहिबा या नवाज शरीफ साहब की जो सोच है या किसी और की जो सोच है वो मुज़ाकराती अमल पर काफी भारी है। ठीक है, वो प्रिवेल करिए। अच्छा हमारे साहब, ये बताएं, आज 2 तारीख हो गई, 14 मई को इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने कराने का कहा हुआ है। मुज़ाकरात आप खुद बता रहे हैं कि किसी तरफ जाते हुए नजर नहीं आ रहे। इन दी गिवन सर्कमस्टांसेस 14 को इलेक्शन देख रहे हैं? देखिए, 14 को इलेक्शन तो होना चाहिए क्योंकि ये एक आईनी तकाजा है। और मेरे ख्याल में अगर इलेक्शन कमीशन अभी भी इस अपने आप को इस अमल के ऊपर लगाए पूरी तरह, तो कोई मसला नहीं होना चाहिए कि इलेक्शन क्यों ना हो सके 14 तारीख को।
लेकिन इलेक्शन कमीशन भी आपको पता है कि वो भी बड़ा मुतनाज़ है, वो भी जानिबदार है, वो भी लगता तो ऐसे ही है कि नून लीग से डिक्टेशन लेके ही फैसले करता है और अपनी राय बनाता है। तो इलेक्शन कमीशन की भी नीयत जो है वो इलेक्शनों की तो नहीं लग रही, लेकिन ये सारा जो अब बॉल है ये सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया है। और मेरा ख्याल है अगर सुप्रीम कोर्ट अहकामात जारी करे तो फिर फैसले भी हो जाएंगे और इलेक्शंस भी हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से तो हमारे साथ बात होगी। क्लास साहब वुड हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आई नो, लेकिन मैं क्विकली एक जरा सवाल पूछ लूँ कि बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक आइडिया है। फवाद साहब से भी काशिफ वासी के शो में ये सवाल हुआ, उन्होंने भी जरा जो जवाब दिया वो बड़ा मजे का था। ये बताएं कि आप टिकट लेना चाह रहे थे, प्रोविंशियल असेंबली का टिकट क्यों लेना चाह रहे हैं? आप भी उस क्यू में हैं चीफ मिनिस्टर की, और जो 3 फेवरेट्स हैं उनमें एक आप हैं, एक फवाद चौधरी भी हैं। तो फवाद चौधरी और आपके दोनों के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, अगर टाई पड़ जाते हैं तो क्या करेंगे? नहीं, वो तो देखें ताल्लुकात जो है वो तो बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, और जरूरी नहीं है कि जो शख्स पंजाब असेंबली में दाखिल हो वो वजीर आला की इंटेंशन से ही दाखिल हो। ये फैसला तो इमरान खान साहब ने करना है। अब देखें, जो सियासी लोग होते हैं मैदान कभी नहीं छोड़ते, और हम सारे सियासी लोग हैं, मैं भी, शाह साहब भी और फवाद साहब भी। और इस वक्त क्योंकि कौमी असेंबली के इलेक्शन तो मंजर पर नहीं है, इस वक्त जो फौरी तौर पर इलेक्शन नजर आ रहे हैं वो पंजाब असेंबली के हैं, तो हम बिल्कुल अपना उसके अंदर हम समझते हैं किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन जो इमरान खान साहब की जो बात है वो भी हमारी समझ में आती है कि वो अपने लोगों को इंगेज नहीं करना चाह रहे पंजाब असेंबली और उसकी पॉलिटिक्स के अंदर और उसके मसरूफियत के अंदर, और वो चाह रहे हैं कि हम फोकस करें जो सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त पाकिस्तान का, और वो माशी महाज पे है। तो जाहिर है कि ये टीम सिलेक्शन और ये किस फील्डर को कौन सी मैदान में खड़ा करना है, ये फैसला तो कप्तान का ही फैसला होता है, इंडिविजुअल खिलाड़ियों का फैसला तो नहीं होता। हमारे साहब आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, पहली दफ़ा हमारे शो में आए, थैंक यू वेरी मच सर। आपको फवाद ये चॉइस साहब से जब यही सवाल किया काशिफ अब्बासी साहब ने लास्ट वीक, आपने यकीनन देखा होगा, तो उनसे पूछा गया जी आपको टिकट नहीं मिला, आप उस पर कोई उदास हैं, मायूस हैं, या कोई आपको डिसअपॉइंटमेंट है? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल मुझे इस पर मायूसी हुई है। तो हमारे साहब आपको भी उस पर मायूसी हुई है, खान साहब ने टिकट नहीं दिया आपको पंजाब असेंबली की? नहीं, मुझे तो एक्चुअली खान साहब ने कुछ 2-3 हफ्ते पहले इशारा दे दिया था कि वो अभी सोच रहे थे मेरे बारे में कि मुझे उन्होंने पंजाब असेंबली में खिलाना है या वफाक में खिलाना है। मतलब खिलाने से मुराद ये कि वो वहाँ चाहते हैं कि मैं अपनी खिदमत सर अंजाम दूँ। तो लेकिन उस वक्त तक बहरहाल जब हमारी ये मेरी खान साहब से बात हुई तो उन्होंने कोई फैसला हतमी नहीं किया था। फिर बाद में उन्होंने हतमी फैसला कर लिया, तो इसलिए मुझे इशारा था, और मुझे ये भी इल्म था कि फवाद साहब जो हैं वो भी, क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज जहाँ लाया करती है, वो पूरे मुल्क में इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नैरेटिव की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी। तो जाहिर है कि उनकी भी वहाँ, अब देखना ये बात भी एक समझ में तो आती है कि अगर सारी की सारी मरकजी क़यादत पंजाब असेंबली की सियासत और उसकी मसरूफियत में लग जाएगी तो फिर पाकिस्तान का बयानिया, और इंशाल्लाह ताला जब हम हुकूमत फॉर्म करेंगे तो उस वक्त की ये जो तैयारी करनी है वो फोकस तो डाइल्यूट हो जाएगा। अच्छा हमारे साहब, आप कहाँ अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं? या सेंटर में भी आपने साफ ज़ाहिर है आपने बड़ी तगड़ी और इम्पॉर्टेंट ये वजारतें थी वो मैनेज की हुई हैं, देखी हुई हैं, तो पंजाब असेंबली में पहले खैर आप पहली दफ़ा जाते हैं, आपको क्या फील होता है? आप कहाँ पर ज़्यादा कंफर्टेबल परफॉर्म कर सकते हैं सर, या सेंटर में या पंजाब में? देखिए, सेंटर में मैंने 4 वजारतें जो हैं वो उनका मनसब मेरे पास रहा था, और हमने माशाल्लाह बड़ी मेहनत की उसके अंदर और अपनी कोशिश तो की कि बेहतरी लेके आए, और मैं समझता हूँ लाए भी। सूबाई असेंबली का कभी मेरे पास तजर्बा रहा नहीं है, ना मैं कभी उसके अंदर एंटर किया हूँ, लेकिन सर्विस डिलीवरी जो है वो सूबों के अंदर बहुत ज़्यादा वीक है, मैं समझता हूँ उसके अंदर बेहतरी की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। जाहिर है मेरा कंफर्ट लेवल तो वहीं होगा जहाँ मेरा ज़्यादा तजर्बा है और वो वफाक में है, लेकिन एक ये भी मेरे जहन में बात रहती है कि सर्विस डिलीवरी जो है, जहाँ पे आपका सबसे ज्यादा इन्हिसार है, जहाँ सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में कमी पाई जाती है, जहाँ सबसे ज्यादा काम हो भी सकता है, तो वो सूबा है। तो मेरे लिए जाहिर है बड़ा चैलेंज तो सूबा ही होना था, लेकिन मेरी कंफर्ट जोन तो वफाक ही है, क्योंकि वहाँ मैं 4-5 वजारतें जो है वो। अच्छा, आपकी और अगर टाई पड़ जाती फवाद चौधरी साहब के साथ, दोनों यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, मुझे पता है ज़ाती दोस्ती भी आपकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी है, तो क्या करते सर आप अपने आप को उसी टाई में रखते, या दोस्त की खातिर थोड़ी सी वजारत आला को कुर्बान कर लेते कि खैर है नेक्स्ट टाइम कर लेंगे? आए चॉइस साहब आप जरा पहले। ये देखिए, ये फैसला मेरा या फवाद का तो फैसला होना भी नहीं था,
ये फैसला तो इमरान खान ने करना था, और अगर मैं ना बनता, फवाद बन जाते, या इवन मेरी पार्टी का कोई और शख्स बनेगा इंशाल्लाह, तो मुझे उतनी खुशी है जितनी मैं अपने बनने पे होगी। और ये तो देखें, ये तो अल्लाह के जो मुकद्दर में लिखा होता है, और इंसान के लिए अल्लाह हमेशा। शाह महमूद कुरैशी साहब भी इतने ही पॉजिटिव हैं सर जितने आप लग रहे हैं अहमद भाई? इतने वो पॉजिटिव हैं या वो दुखी हैं? शाह महमूद कुरैशी साहब की तो बचपन से ख्वाहिश थी चीफ मिनिस्टर बनने की, अभी तक पूरी नहीं हो रही सर। नहीं, ये देखें, ख्वाहिशात होना कोई बुरी बात नहीं है। हर शख्स एम्बिशियस होता है, और पॉलिटिशियंस जो हैं उनमें एम्बिशन और पॉजिटिविटी ज्यादा होती है। यही वजह है कि वो इतने ज्यादा चैलेंजेस जो हैं सुबह शाम कबूल करके लगे रहते हैं। तो हर शख्स के एम्बिशंस होते हैं, मेरे भी होंगे और इन सारे लोगों के भी होंगे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि ये कप्तान का फैसला होता है कि किस खिलाड़ी को किधर खिलाना है, और हमें अपने कप्तान के फैसलों पे पूरा इत्मीनान है। सर इंडिकेशन आ रहे हैं कि उस्मान बुज़दार साहब दोबारा वजीर आला होंगे अगर पीटीआई जीतती इलेक्शन सर। ऐसी वैसे मेरा ख्याल है कि कोई अभी फिलहाल तो सूरत हाल नहीं मुझे लग रही। और भी बहुत सारे लोग हैं इस वक्त जो मैदान में हैं पंजाब असेंबली में, और उस्मान बुज़दार साहब भी जाहिर है कि वो भी पंजाब असेंबली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में तो खान साहब जो है वो टीम रीअलाइनमेंट अपनी बहुत ज्यादा करते हैं, और इस मरतबा भी उन्होंने इशारा भी दिया है कि उन्होंने बहुत ज्यादा उनको एक्सपीरियंस भी आया है, हर शख्स का उनको अच्छी तरह मालूम भी है, परफॉर्मेंस का भी मालूम है। तो मेरा ख्याल है कि पंजाब में इंशाल्लाह ताला को बेहतर फैसला होगा। अच्छा सर, थोड़ा सा आगे चलते हैं सर, आप हमारे चक्कर में नहीं है, वैसे हमने कोशिश की है आपको इधर उधर घुमाने की, आप घूमे नहीं है। खैर अच्छा, खैर सर, अभी ये खबरें आ रही हैं कि आपकी और असद उमर साहब की इनसे अमेरिकन से मुलाकात हुई है, जिसमें उनको आपने पीटीआई का जो इकोनॉमिक ये रिवाइवल प्लान है उनके साथ शेयर किया है, ब्रीफ किया। इज इट ट्रू सर? नहीं, देखें, असद उमर साहब मेरे साथ वो नहीं मिले कभी भी किसी यूएस नुमाइंदे से या किसी गैर मुस्लिम नुमाइंदे से। मेरी अलबत्ता एक मुलाकात एक मुकाम पर जहाँ पे यूएस एम्बेसडर कर्टेसी कॉल के लिए आए हुए थे, वहां पे जरूर हुई थी, और वहां पे इकोनॉमी के ऊपर बात हुई थी। अमंग्स अदर थिंग सियासत पे भी बात हुई, सिक्योरिटी पे भी हुई, और इकोनॉमी पे भी बात हुई। और सिर्फ यूएस नहीं बल्कि बहुत सारे दूसरे भी ममालिक के जो डिप्लोमेट्स मुझे मिले हैं पिछले चंद माह के अंदर, उनसे वो सारे कंसर्न भी होते हैं, और उनकी राय भी, उनकी एक सवाल ये होता है कि आपका इकोनॉमिक प्लान क्या है इस मसले से निकलने के लिए। तो हम अपने जो ब्रॉड इकोनॉमिक मेजर्स हैं, जो ब्रॉड इकोनॉमिक प्लान हैं, वो हम उनके साथ शेयर करते हैं इन द कोर्स ऑफ द कॉन्वर्सेशन। ये सिर्फ यूएस के साथ नहीं है, ये तमाम जो भी हमें डिप्लोमेट मिलने आते हैं वो सारे, उनका पहला सवाल ये होता है कि ये इकोनॉमी के ऊपर, और उस पर हम अपनी राय उनको देते हैं। तो आप जब उनको अपना इकोनॉमिक प्लान शेयर करते हैं तो उस पर कन्विंस नज़र आते हैं आपको सारे डिप्लोमेट्स के, हाँ ये डूएबल है, ये हो सकता है, और मौजूदा हुकूमत जो है तो ये कोई प्लान इसके पास नहीं है, नाकाम हो रही है, और आप लोगों का प्लान जो है वो ज़्यादा वो इफेक्टिव है, या उस पर थोड़े से आपको डिससेटिस्फाई लगते हैं, कोई क्वेश्चन रेज करके जाते हैं या कन्विंस होकर जाते हैं आपसे? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि उनको भी जाहिर है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट की सूरत हाल है और उनकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस रही है, उनके बारे में तो उनको बड़ी अच्छी तरह सब पूरी इंटरनेशनल वर्ल्ड को बखूबी इल्म है। और हमारा जो प्लान है वो भी मैं समझता हूँ बड़ा एक सेन और सेंसिबल प्लान है। हम मल्टीलैटरल्स यानी ये जितने भी आलमी मालियाती इदारे हैं जिनके हमारा 80% एक्सटर्नल डेट का पोर्टफोलियो इन लोगों से ताल्लुक रखता है, और हमने अगले साल $35 अरब इनको वापस करना है बमासूद। तो उनको जब भी आप यकीन दहानी दिलाएंगे किसी भी शख्स को जो मईशत को समझता है कि भाई आप इसहाकडार जैसी बिजार इकोनॉमिक पॉलिसीज या बिल्कुल ये अजीबो गरीब इकोनॉमिक पॉलिसीज की बजाय एक सेंसिबल इकोनॉमिक पॉलिसीज तमाम स्टेक होल्डर्स की कंसल्टेशन के साथ मल्टीलैटरल्स को ऑन बोर्ड रख के करेंगे, एक स्टेबिलिटी के साथ आप प्रोग्राम आके लेके चलेंगे, तो वो सारे उससे मुतमईन होते हैं। अच्छा अहमद, और आपका भी यही है। आपने बताया कि आपके पास जो डिप्लोमेट्स मिलने आते हैं उनको तमाम ब्रीफ करते हैं, आपकी कभी उनसे चाइनीज़ ने भी विजिट किया आपको? क्योंकि समझा जाता था कि आपकी हुकूमत में शायद चाइनीज़ के साथ इमरान खान साहब की या आपकी हुकूमत के रिलेशनशिप जो है वो उसकी वजह सिपैक की वजह से अनकंफर्टेबल थे। अब तक कोई मुलाकात हुई है जब से खान साहब बहर गए कोई चाइनीज़ एम्बेसडर से, डिप्लोमेट से? मेरी पार्टी की शायद जरूर हुई होगी, मेरी पार्टी के अफराद की जरूर हुई होगी, लेकिन मुझे ये तो मालूम है कि जो मेरे हाँ बल्कि मेरी भी हुई है एक दफा हुकूमत में जाने के बाद शायद, या उसके आखिरी दिनों में हमारी भी यूएस चाइनीज एम्बेसडर से मुलाकातें रहती थी और रेगुलर बेसिस पे होती थी, और हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और अभी भी हैं चाइनीज लीडरशिप के साथ और चाइनीज एम्बेसडर के साथ, और जो उसमें मैं तो नहीं समझता कि किसी किस्म का भी कोई खलल था। अच्छा अहमद, जब आपकी हुकूमत गई तो उसके बाद हमने ये रीडिंग थी, आप भी एक इंटेलिजेंट बंदे हैं, अगर यंग मैन है, बड़ी आपकी यहाँ पे
परफॉर्मेंस हमने देखी है, आपने अपने से बड़ी कोशिशें की। जब आप यहाँ से गए पावर से, तो उसके बाद ये लगता था कि पूरी दुनिया से लड़कर गए हैं, और खान साहब का बड़ा जुमला मशहूर हुआ था, कोई अगेन कोई रह तो नहीं गया जिसके साथ कोई हमारा पटाव ना हुआ हो या कोई लड़ाई ना हुई हो या मेरा दुश्मन ना हो। उसमें अमेरिकन भी थे, यूरोपियन भी थे, उसके बाद ये कहा जाए चाइनीज़ भी थे, सऊदी अरब भी थे, यूएई, कतर सारा है। तो आप समझते हैं कि उन तमाम के साथ तल्लुकात अभी आपके ठीक हैं, आप वापस आएंगे तो ये तमाम ये ममालिक जो हैं वो दोबारा आपके साथ खड़े होंगे, या अगर ये खबरें भी आ रही थी बहुत सारे मुल्कों को रिजर्वेशन हैं, खान साहब पे भी हैं, आप लोगों पे भी हैं, आप समझते हैं जब हुकूमत में थे तो आपकी लड़ाइयाँ झगड़े पूरी दुनिया से थी, अब आप कोशिश कर रहे हैं अपने आप को थोड़ी सी अब तल्लुकात ठीक करने की। ट्रू के नहीं, मेरा देखें, मैं क्योंकि खान साहब के साथ ट्रैवल भी बहुत किया, उस दौरान सऊदी अरेबिया भी मैं गया और रशिया भी मैं गया और दूसरे दौरों पे भी, तो ये तो मैं आपको पूरी गारंटी से और पूरे कॉन्फिडेंस से ये बात कह सकता हूँ कि इमरान खान साहब के यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, चीन, रूस और इवन अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। हाँ, एक बात जरूर है कि इमरान खान साहब के आने से पहले जो पाकिस्तान की लीडरशिप इलेक्ट होती थी, उनका एक डोर मैट रवैया होता था कि वो बिल्कुल ही जाके बिछ जाते हैं जो बाहर के हुक्मरान हैं शहजादों के आगे या गोरों के आगे। उनका वो जो बिछने वाला रवैया था, वो जाहिर है कि इमरान खान साहब का बिल्कुल ही मुख्तलिफ स्टाइल होता है और वो बड़ी फख्र के साथ अपनी पाकिस्तानियत और पाकिस्तान के जो मुफादात हैं उनको वो सामने प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि उनके तो किसी दुनिया के किसी हिस्से में कोई प्रॉपर्टी या अकाउंट्स या कोई ऐसे स्टेक्स नहीं है सिवाय पाकिस्तान के। तो वो शायद इस वजह से कुछ डिप्लोमेटिक सर्कल्स में ये समझा जाता था कि शायद इमरान खान जो गुफ्तगू करते हैं या जो उनका रवैया है वो उनको पसंद नहीं आता होगा। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि एक्चुअली जो इंटरनेशनल वर्ल्ड है वो रिस्पेक्ट करती है उन लीडर्स की जो अपने मुल्क के लिए खड़े होते हैं और उस पर फख्र करते हैं। जब आप बिछ जाते हैं ना किसी के आगे जाके और आप ये एक इंप्रेशन देने की कोशिश करते हैं कि बस आप उनके खादिम हैं और आप ही उनके नुमाइंदे हैं या आप ही उनके सफीर हैं अपने ही मुल्क के अंदर, तो वो उस चीज को फिर बुरी नजर से देखा जाता है, उस चीज को एक्सप्लॉइट भी किया जाता है। नहीं, हमारा आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो लीडर खड़े होते हैं उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। फिर जो बाइडन ने इमरान खान साहब को पूरा 1-1.5 साल क्यों कॉल नहीं की थी, जिसकी वजह से अमेरिका के साथ तल्लुकात ख़राब होने के वन ऑफ द मेजर रीज़न जो है वो ये भी समझी जाती है कि बाइडन ने इमरान खान साहब को कॉल नहीं की थी और इमरान खान साहब उनसे खुश नहीं थे। नहीं, मेरा ख्याल है जो बाइडन साहब की जो पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप या बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की, वो शायद इमरान खान की वजह से नहीं, उसका एक काफी लंबा बैकग्राउंड है जिसके अंदर पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल, वहां पे तालिबान का टेक ओवर अफगानिस्तान के अंदर, और ये सारी चीजें जिसको अमेरिकन इंटेलिजेंसिया या अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स जो हैं उसको पाकिस्तान के तनाजुर में जरा एक फर्क से देखते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इमरान खान स्पेसिफिक कोई इशू था। अभी भी आप देख लें, अभी भी यूएस के पाकिस्तान और रियासत के साथ जो ताल्लुकात हैं वो कोई बहुत मिसाली तो नहीं है। अगर इमरान खान ही मसला था तो फिर अब तो बाइडन साहब जो हैं, अगर उनको सिर्फ इमरान खान से मसला था तो अब तो अमेरिका के और उनके फंड जो हैं उसका रेल पेल होना चाहिए था पाकिस्तान में, क्योंकि इस वक्त तो इमरान खान मुखालिफ कुव्वतें पाकिस्तान में बरसर इक़्तिदार हैं। लेकिन हमारा फिर तो आपका जो था बयानिया था कि सारा रजीम चेंज जो है, खान साहब खुद कहते रहे, ये साइफर की बात हुई, अमेरिकन ने कराया, अमेरिकन उसमें एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व थी, वाइट हाउस था, तो फिर तो उनको इनकी मदद करनी चाहिए थी। वो तो फिर आपका नैरेटिव जो है थोड़ा सा वो हो रहा है कि अगर हुकूमत उसको, ये अमेरिकन ने अगर इनको सपोर्ट नहीं की, जो लग रहा है कि नहीं की, तो फिर आपका नैरेटिव ठीक नहीं रहा ना सर कि अमेरिकन ने यहाँ रजीम चेंज करवाया था, इंपोर्टेड हुकूमत वो लेकर आए थे। लेकिन जो साइफर था उसकी हकीकत और वो सारा कुछ तो हमारे सामने है, और उस वक्त जो फॉरेन पॉलिसी का मंजर था वो भी हमारे सामने है। उस वक्त जो रूस की वॉर हुई और उसके अंदर पाकिस्तान की न्यूट्रलिटी जो थी वो उसको किस नजर से देखा गया, वो ज़ाहिर इमरान खान स्पेसिफिक नहीं थी, वो आज भी कायम है। और वो आज के जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं और वो काम है वो उस पॉलिसी की अक्कासी कर रहे हैं। वो तो तो हमें रियासत को जरा फर्क करना पड़ेगा कि दूसरे ममालिक की हमारी रियासत के साथ जो पॉलिसी है उसको आप कंफ्यूज न करें कि वो किसी इंडिविजुअल या इमरान खान या किसी और तीसरे शख्स के साथ वो पॉलिसी है। ये पाकिस्तान की जो एक हिस्सा है, जिस हिस्से के अंदर हम लोकेटेड हैं, हमारा एक बैकग्राउंड है पूरा फॉरेन पॉलिसी का, ये उसके साथ सिलसिला चला। अच्छा, हमारा लास्ट क्वेश्चन ब्रदर, ये
हमने पूरा एक साल सुना अमेरिकन के हवाले से, गुफ्तगू सुनी, अमेरिकन को उसमें इन्वॉल्व किया गया, सब कुछ हुआ कि उन्होंने सब कुछ किया। अचानक हमने देखा है कि आप लोगों ने लॉबिंग फॉर्म्स भी वहाँ पे हायर किए अमेरिका में, सेनेटर्स के, कांग्रेसमैन के, इवन वो जालिम खलीलजाद साहब हैं, उनके ट्वीट्स आना शुरू हो गए। और उसके बाद इनके हमारे दोस्त फवाद चौधरी साहब की इनके साथ मुलाकातें शुरू हो गई, अमेरिकन सफ़ीर जो हैं वो भी उनके घर पर गए हैं। तो ये आप समझते हैं कि आपके नैरेटिव की जीत है, या आपको ये एहसास हुआ है कि अब तक हमने अमेरिकन से लड़ाई करके गलती की थी, हमें अपने तल्लुकात जो है ना उनसे अमेरिकन से ठीक करके हम वापस पावर में आ सकते हैं? तो ये एहसास है आपको या समथिंग एल्स? नहीं, देखिए, जो हमारी लड़ाई तो किसी से नहीं है ना। ऐसी हमारे बारे में तो बात ही, हम तो पाकिस्तान के मुफाद की बात कर रहे हैं, और आइंदा भी आएंगे तो हम पाकिस्तान के मुफाद की उसी तरह ही बात करेंगे और डंके की चोट पे करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो इस पाकिस्तान के अंदर पिछले 12 माह के अंदर फाशिज्म और ह्यूमन राइट्स की अब्यूजेस हुई हैं, जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो रही है, जिस तरह जमहूरियत खतरे में है, अब ये जो ममालिक हैं जिसके अंदर सिर्फ अमेरिका शामिल नहीं है, वेस्ट यूरोप भी शामिल है, वहां से भी बहुत सारी आवाजें उठ रही हैं। ये एक लिबरल डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रोजेक्ट करते हैं सारी दुनिया के अंदर, और इनकी अंदर पाकिस्तानियों की, यानी हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वहाँ पाकिस्तानी डियास्पोरा है, उसकी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, और उनका एक अपना एक असर है और उनका एक अपना वोट बैंक है। तो बिल्कुल पाकिस्तान में एक ऐसा मुल्क जो पूरी दुनिया में लिबरल डेमोक्रेटिक वैल्यूज को चैंपियन करता है और जिसके अपने अंदर बहुत बड़ी लाखों की करोड़ों की तादाद में पाकिस्तानी मौजूद हैं, वो जो पाकिस्तान के अंदर जुल्म और बर्बरियत हो रही है पिछले 12 माह से, उसको जाहिर है कि उनके पॉलिसी मेकर्स अवॉइड नहीं कर सकते। इसका ये मतलब नहीं कि कोई लॉबिंग हो रही है या वो हमारे दीवाने हैं या हम उनके दीवाने हो गए हैं। वो सिर्फ बात है असूल की और बात है इंसाफ की, कि जब इतनी नाइंसाफी और इतना जुल्म होएगा तो फिर तो कोई भी खामोश नहीं ना बैठेगा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़े तफसील से सर हमारे सवालात के जवाब दिए, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। हमाद अजहर हमारे साथ मौजूद है, एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे। आज सेनेट की पेट्रोलियम की स्टैंडिंग कमेटी का इजलास था, क्लासेस आप उसमें खुद भी मौजूद थे, वहाँ पे क्या हुआ उसकी डिटेल्स जानेंगे और ज़रा इन मामलात पर भी कमेंट लेंगे। क्लासेस आपसे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और आज सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी फॉर पेट्रोलियम का इजलास था, क्लास साहब उसमें मौजूद थे। से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर रुखसाना जुबैरी साहिबा, उनको वेलकम करेंगे शो पे। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहिबा। वालेकुम सलाम जी। क्लासेस साहब जी, बहुत शुक्रिया आपका मैम, आपने ज्वाइन किया। मैं भी वहाँ कमेटी इजलास में मौजूद था, और आई मस से मुझे कहने दें कि आप उन ये सेनेटर्स में से जिनकी मैं ज़ाती तौर पर बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, जो बड़ी तैयारी के साथ जाते हैं। आज के नहीं, आप पहले भी सेनेट में रही हैं, हमेशा आप तैयारी करके आते हैं और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करती हैं। आज क्या हुआ वहाँ पे? हम गए थे कि कुछ सीखेंगे कुछ, वहाँ पे बहुत सारे अहम एजेंडेस पर चीज़ें थीं और अच्छा खासा हैवी एजेंडा था। पहले तो लोग मेरा कल मीटिंग में आए देर से हैं, आप तो टाइम पे मौजूद थी, खैर यू वर देयर। ये सेनेटर्स को दिलचस्पी नहीं थी वहाँ पे मीटिंग में आने की, आए हैं तो 5-10 मिनट के अंदर वहाँ पे ये फड्डा हो गया, लड़ाई हो गई। ज़रा बताएंगे क्या हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग? आप बैठे थे, सेनेटर सादिया अब्बासी भी मौजूद थी, मैं भी मौजूद थी टाइम पर। और हमारे यहाँ जो सेनेट स्टैंडिंग कमेटी में हम अब पार्टी लाइन हम एक तरह सेनेट स्टैंडिंग कमेटी में इश्यूज से बात करते हैं। लेकिन एक अजीब बात हुई है कि हमारे मौजूद साबिक वज़ीर आज़म साहब जो हैं, उन्होंने कौम को डिवाइड कर दिया। और अब ये आपने पार्लियामेंट में देखा, ये तीसरी दफा हुआ है, थर्ड टाइम इसी कमेटी में। इतनी ही यानी मैं समझती हूँ कि इट वाज इंसल्टिंग द सीनियर प्रोफेशनल्स जो इतनी दूर दूर से आए हुए थे हमारे जवाब देने के लिए, और मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी, दूसरे लोग। हम लोग तो वी डू बिलीव हाईएस्ट लेवल पे से लेकर आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट साहब हों, हमारे चेयरमैन हों, कोई हो, तमीज से बहुत जरूरी है। वी हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर। वी कैन नॉट जस्ट ट्रीट ब्यूरोक्रेसी द वे और द प्रोफेशन द वे वी ट्रीटेड देम टुडे। आपने देखा ही था कितना एम्बैरेसिंग था वो सब कुछ। अच्छा, वो मिनिस्टर साहब के पे असल जो फटा हो रहा है वो इस पे हो रहा है। मुसद्दिक मलिक साहब जो हैं तो वो कमेटी में नहीं आते, और वो फेडरल मिनिस्टर साहब हैं वो भी नहीं आते। सो उनके सेनेटर्स का ये कहना था कि हर दफा जी असल में पिछले अभी सेनेटर्स जो पॉइंट उठाते हैं सेनेट में, वो भी जो फॉरवर्ड हो जाते हैं ना, तो वो सेनेटर्स भी आके अपना प्रेजेंट कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे एक सेनेटर साहब जो इस कमेटी के मेंबर भी नहीं थे, उन्होंने मिसबिहेव किया था मुसद्दिक मलिक साहब के साथ,
और उन्होंने कहा था कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट तो यहाँ आप आए कैसे? जी मैं उसमें इजलास में जी मैं उस मीटिंग में मौजूद था जिसमें आबड़ो साहब की और उनके मुसद्दक मलिक साहब की बहुत अच्छी खासी ये तलखी हुई थी, जिस पे आबड़ो साहब ने कहा था जी आप ना आया करें, जिसका मेरा ख्याल है अभी तक इशू जो है ना चल रहा है आपकी कमेटी में। देखिए ये भी दैट वाज नॉट ऑन। पहली बात वो मेंबर ऑफ द कमेटी नहीं है। दूसरी बात ये कि एक आपकी एक इदारे का वजीर है, वो अपनी मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट करने आ रहा है और उसको आप इस तरह से डिग्रेड कर रहे हैं, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये तो बिल्कुल अजीब सी बात है। जिस तरह सब ये हुआ या हो रहा है, और ये 3 दफा से हो रहा है ये सब कुछ, और हर दफा आप सोचें कि अगर मैं उस तरफ बैठी हूँ या आप बैठे हो तो व्हाट यू वुड फील अबाउट इट कि ये किस तरह का बिहेवियर हो रहा है भाई। नहीं तो हम उनको थोड़ा सा ऐसा बिहेवियर नहीं है जो सेनेटर्स को सूट करता हो या उनके ये जो चेयरमैन कमेटी के ऑनरेबल कह के हम दूसरों को इंसल्ट करें। रिस्पेक्ट इज कमांडेड, डिमांड नहीं कर सकते आप रिस्पेक्ट। अच्छा, ये जो कमेटी के चेयरमैन है अब्दुल कादिर साहब है, यंग बंदे हैं साहब, ज़ाहिर है एनर्जेटिक हैं, सबकी वो मुझे लग रहा था इज्जत भी करते हैं। वो ना ये आपको नाराज कर सकते थे, ना वो अपनी पार्टी के ये सेनेटर्स को कर सकते थे, ना वो ब्यूरोक्रेसी को कर सकते थे। ही वाज ट्राइंग टू प्लीज एवरीवन। तो आपको लगता है कि उनकी कमांड जो है थोड़ी सी कमज़ोर है कमेटी के अफेयर्स पे, इसलिए ये मसला पैदा हो रहा है बार बार। और जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की, मुझे खुद भी बड़ी मायूसी हुई कि सारे लोग, कोई कराची से आया हुआ है, कोई लाहौर से आया हुआ है, कोई आपके पूरे दफातर छोड़ के लाखों रुपए का बजट है, उस पर आपके टिकट्स हैं, अलाउंसेज हैं, स्टे है, और 15 मिनट के बाद लड़ाई झगड़ा करके सारे चले जाएं, वो वेस्टेज तो है। तो कमेटी चेयरमैन साहब थोड़े से लग रहे हैं कि वो हारे को खुश करने के चक्कर में सारे ये मसले जो हैं तो पैदा हो रहे हैं। आई अप्रिशिएट कि वो जिस तरह बर्दाश्त का मुजाहरा करते हैं, ये अप्रिशिएबल बात है, लेकिन जहाँ पे बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए वहां तो नहीं करनी चाहिए जी। आज वो रूलिंग दे सकते थे कि कोरम पूरा है और हम कमेटी चलाएंगे। लोग वॉकआउट करते रहे, पहले भी कमेटी की मीटिंग जाके उनको रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन मीटिंग करती है, मीटिंग किस तरह फुट ऑफ नहीं होती है। और इस मीटिंग के खत्म होने के बाद आई वेंट टू द चेयरमैन ऑफिस, तो मैंने पूछा कहाँ है चेयरमैन साहब, तो पता चला कि रूम 3 में एक इनफॉर्मल मीटिंग हो रही है। सो आई वेंट देयर। तो ये वहीं से आए थे पहले, जो उन्होंने आते ही आपको याद होगा कि एक्सक्यूज किया था कि मैं चेयरमैन ने खाने पे रोक लिया था मुझे, तो ये वही सिलसिला चल रहा था। आई टोल्ड चेयरमैन दिस इज अ वेरी एम्बैरेसिंग थिंग, आपके लिए भी, पूरी सेनेट के लिए एम्बैरेसिंग है जिस तरह हम ट्रीट कर रहे हैं अपने ऑफिशियल्स को, अपने मिनिस्ट्री के लोगों को। अच्छा, हम तो समझते हैं कि सेनेट बड़ा, वहाँ पे सेनेट में जो लोग आते हैं बड़े मैच्योर, बड़े पढ़े लिखे, बड़े समझदार, उसका कंसेप्ट ही ये है, उसका एल्डरली के जो टेक्नोक्रेट्स टाइप हैं जैसे आप हैं। तो इस तरह के पहले तो इशू नहीं होते थे यहाँ पे सेनेट में, जो अब हमने देखना शुरू कर दिया रिसेंटली कि 2-4 मिनट बाद लड़ाई झगड़ा। और जी, उसकी फैब्रिक अब चेंज हो गई है, इसलिए चेंज हो गई है कि अब लोग बड़े फख्र से कहते हैं कि हमने इतने करोड़ पार्टी फंड में दिए, विच इज टेरिबल। आप देखते हैं हमारी पार्टी से जितने भी सेनेटर्स हैं वो किस बैकग्राउंड के हैं, वो 5 रुपए भी किसी ने नहीं दिए पार्टी को। वो पुराने वर्कर्स, कमिटेड लोग जो काम कर सकते हैं, जो एक अपनी जिम्मेदारी समझ के मीटिंग्स अटेंड करते हैं, वो उनकी लेती है हमारी पार्टी। लेकिन इस दफा तो नहीं, आप ये कह रही हैं कि इस दफा मोस्टली वो सेनेटर्स आए हैं जिन्होंने पैसा लगाया, पार्टी फंड को दिया, जिस पार्टी से भी आए वो पैसा लगा कर आए हैं, वो ये माल पानी दे कर, लिहाजा किसी डिसिप्लिन में नहीं है। मैं एक एजुकेशन नहीं दे रही, ये वो लोग हैं, बहुत से ऐसे साथी हैं हमारे जो बड़े फख्र से बताते हैं कि हमने 40 करोड़ दिए, हमने 75 करोड़ दिए। इट्स अ शेम। ये सेनेट में कहते हैं कि नहीं, वो कहते हैं हम इतना 40 करोड़ 50 करोड़ रुपया दे के हैं सेनेटर बने हैं। वो कहते हैं साथियों से, दोस्तों से कहते हैं, इट्स अ वेल नोन, खुद बैठ के कहते हैं, खुद बैठ के अपने निजी महफिलों में वो कहते हैं कि हमने तो इतने करोड़ दिए हैं। तो उस करोड़ देने का मतलब ये नहीं है कि आप सेनेट के बिजनेस को सबोटाज करें, आप लोगों की जो एक इम्पोर्टेंट चीजें चल रही हैं उसको आप इस तरह से साइडलाइन करें, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल नहीं है ये बात। मतलब सेनेट जो है वो पैसों की नजर हो गई, जो पहले यहाँ पे क्लास आती थी, जो लोग आते थे, मैं सबकी नहीं बात कर रहा, अभी बहुत सारे अच्छे लोग मौजूद हैं। देखिए, असल में सारी चीजें डाइल्यूट हो रही हैं, और डाइल्यूट इस तरह हो रही है कि जब बेहिसाब कमेटीज होंगी, उसमें एक पहले होता था, आपको याद होगा कि एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ होता था सेनेट में कि इतने लोग इस कमेटी में होंगे। अब किसी में 15 हैं, किसी में 10 हैं, किसी में कुछ है। एक सिलसिला चल रहा है विदाउट एनी फॉलोइंग स्ट्रिक्टली द एसओपीज। बट आई मस्ट ये कम्प्लीमेंट यू, आज आपने बड़ा बोल्ड स्टांस लिया और बड़ी आपने अच्छी देर तक फाइट की, लड़ाई की। ठीक है, आपकी बात नहीं मानी चेयरमैन साहब ने, लेकिन मेरा ख्याल है यू वर स्टैंडिंग विद द ट्रूथ, और आपने बड़े अच्छे तरीके से फाइट की, बात की। आई वाज रियली इम्प्रेस्ड। इसी तरीके से ही आप हमारे हकूक़ के लिए वहाँ पे लड़ती रहे सेनेट में। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। रुखसाना ज़ुबैरी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। देखने के लिए शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।